दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं तुषार आर्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंस एकेडमी पर। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही सामान्य सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसकी ज़रूरत लगभग सभी बच्चों को होती है और सभी एग्ज़ाम के लिए उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसका मतलब ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर आप पढ़ नहीं सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर, तो इस अक्षांश और देशांतर का हमारे लिए बहुत ही उपयोग है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो आप किसी भी देश के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं जान सकते हैं। इसकी ज़रूरत यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर रेखा की ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी भी प्लेस की सिचुएशन जानने के लिए। जैसे अक्षांश होते क्या हैं? अक्षांश और देशांतर ये सब काल्पनिक रेखाएँ हैं जो हमारे भौगोलिक वेदताओं द्वारा बताए गए हैं कि इतनी अक्षांश रेखाएं या इतनी देशांतर रेखाएं इन स्थानों से होकर गुजरती हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखा नहीं है। लेकिन इन रेखाओं की मदद से हम यह निश्चित करते हैं कि कोई भी देश या कोई भी स्टेट या कोई भी राज्य या कोई भी प्लेस वो किस लैंगिट्यूड या किस लैटिट्यूड पे पड़ता है, ताकि हम यहाँ बैठे बैठे समझ सके कि हमारे पृथ्वी पर यानी हमारे ग्लोब पर वह स्थान किस जगह पर स्थित है। तो विभिन्न देशों के और विभिन्न राज्यों की भौगोलिक स्थिति पता करने के लिए ही हम मुख्य रूप से अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से इनका काम यही है कि किसी भी ग्लोब पर किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति पता करना। लेकिन इसके अलावा भी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के और भी बहुत सारे मुख्य कार्य हैं। जैसे कि अक्षांश रेखाओं की मदद से हम ताप कटिबंध या वर्षा की पेटी, इन सब चीज़ों का निर्धारण करते हैं। देशांतर रेखाओं का मुख्य काम है टाइम जोन यानी समय रेखा, और समय का निर्धारण करने के लिए भी हम देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये सब हम अपने आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में हम यह अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कुछ सामान्य नेचर होते हैं, जनरल प्रकृति होती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक रूप में ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं क्या। तो प्राचीन समय में जब इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विद्वानों को कुछ समस्याएं आने लगी विभिन्न देशों के सिचुएशन को बताने के लिए, तो उन्होंने इन अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की मदद से यह समझाने का प्रयास किया। इसमें बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है यह गोल है, एक ग्लोब है जिसके चारों तरफ इन अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल फैला गया है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यह मान लीजिए आपका होल अर्थ है, पूरी पृथ्वी, और इसी अर्थ के चारों तरफ कुछ काल्पनिक रेखाओं को माना गया है। तो जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं यानी कि जो पृथ्वी को, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है यह गोल है, और इस पृथ्वी को सबसे पहले दो बराबर भागों में बांटने के लिए इसके बीच से एक रेखा मानी गई। और क्योंकि यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा, या जिसे इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं इक्वेटर। इस इक्वेटर रेखा को ही आधार मानकर यानी 0 डिग्री जितनी भी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं खींची गई हैं वो सब डिग्री को आधार मानकर ही खींची गई हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पृथ्वी के केंद्र से फिर उसके बाद परिधि से जो मिलाई जाती रेखा यानी त्रिज्या जो होती है, उस त्रिज्या को आधार मानकर उसके ऊपर डिग्री को एक डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। जैसे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य से खींची गई है। उसके बाद अगर इसको 0 डिग्री मान लें तो यहाँ से जब 1 डिग्री आप ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री वाले स्थान पर ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ 1 डिग्री वाले स्थान पर निशान लगाकर उन बिंदुओं को मिलाकर रेखाएं खींची जाती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अक्षांश या 1 डिग्री अक्षांश रेखा, या अक्षांश रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। इस तरीके से पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर पृथ्वी के सरफेस पर हॉरिजॉन्टली 90 अक्षांश रेखाएं इधर खींची गई हैं और 90 अक्षांश रेखाएं इधर खींची गई हैं। यानी अगर इस भूमध्य रेखा से पृथ्वी दो बराबर भागों में डिवाइड होती है तो ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी पृथ्वी का ऊपर वाला आधा भाग
और पृथ्वी का नीचे वाला आधा भाग। और जो शीर्ष पॉइंट होता है पृथ्वी का, जहाँ से जिन दो बिंदुओं को मिलाकर पृथ्वी की पहली देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल यानी उत्तरीय ध्रुव, और इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल यानी कि दक्षिणीय ध्रुव। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अब इन उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो इन अक्षांश रेखाओं को एक दूसरे के समानांतर खींची गई है। अर्थात आप कह सकते हैं पृथ्वी पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं ये एक दूसरे के समानांतर हैं और इनके बीच की दूरी हर जगह पर बराबर है यानी कि सेम है। तो टोटल 90 इधर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई 180। अक्षांश रेखाओं की संख्या को लेकर कई बार कई चीज़ें कन्फ्यूज़न विद्यार्थियों के मन में होती है। आज उस कन्फ्यूज़न को हम हमेशा के लिए दूर करेंगे। अगर अक्षांश की बात की जाए, 2 टर्म आते हैं एग्जाम में। एक पूछा जाता है कि कितनी अक्षांश हैं और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। जनरली हम लोग यही समझते हैं कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं सेम हैं, लेकिन अक्षांश और अक्षांश रेखाएं सेम नहीं होती हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से, दोनों शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो आपके आंसर अलग अलग हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कितने अक्षांश हैं तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री के ऊपर 90 है और 0 डिग्री के नीचे 90 है। तो 90 ऊपर 90 नीचे कितने हो गए? 90 + 90 = 180। और उसके अलावा जो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी जिसे आप इक्वेटर बोलते हैं, ये भी एक रूप से अक्षांश रेखा ही है। इसलिए अगर इसको हम जोड़ते हैं तो टोटल जो आएंगे अक्षांश की संख्या वो आएगी 181, यानी टोटल अक्षांशों की संख्या 181 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है यानी कि जो ध्रुव पर है, जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है आपकी, वह कोई रेखा नहीं है, वह केवल एक पॉइंट है। अक्षांश तो उसे कहेंगे लेकिन उसे अक्षांश रेखा नहीं कहेंगे। यह केवल एक बिंदु के रूप में है, 90 डिग्री उत्तरी वाला और 90 डिग्री दक्षिणी वाला। तो इन दो को अगर घटा दे तो टोटल जो अक्षांश रेखाएं होंगी आपके पास वो हो जाएंगी 179, यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179, अक्षांशों की संख्या 181। और अगर भूमध्य रेखा को छोड़कर हम देखें तो जो 90 इधर दोनों को मिलाकर कितने अक्षांश हो गए? 180। तो अक्षांश से संबंधित इन सारे डाउट को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा गया, अक्षांशों की संख्या पूछी गई है या अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी गई है। तो और दूसरी बात आपको अक्षांश से संबंधित क्या याद रखना है, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है और यह लगभग होती है 69 माइल्स या 69 मील, या फिर आप कह सकते हैं 110 किलोमीटर के आसपास। 110 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 110 किलोमीटर होती है, या फिर कह सकते हैं कि 69 माइल। तो किसी भी स्थान पर किन्हीं भी 2 अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो 110 किलोमीटर के आसपास होती है और प्रत्येक बिंदु पर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अक्षांश रेखाओं से संबंधित ये कुछ जनरल पॉइंट हो गए जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं देशांतर रेखाओं की तरफ। अगर हम देशांतर रेखा की तरफ ध्यान दें तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो वर्टिकली दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड। दोनों ध्रुवों मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों ध्रुवों को अगर मिलाकर हम ये रेखा खींचें तो इस रेखा को हम बोलते हैं देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी नेचर से संबंधित भी कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहली बात होती है कि जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं ये ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं, और उसके बाद जो इक्वेटर होता है यानी भूमध्य रेखा होता है,
इक्वेटर के पास ये सबसे दूर दूर रहती हैं। आप जानते हैं इक्वेटर पृथ्वी के मध्य से खींचा गया है, तो जैसे जैसे इक्वेटर से ये ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं, यानी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर पास पास आती हैं, मतलब एक दूसरे के समीप आती हैं, क्योंकि ध्रुवों पर जाकर इनको मिलना है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। यानी एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि देशांतर रेखाएं ध्रुवों की तरफ मिलने पर एक दूसरे के पास आती हैं या दूर हटती हैं। तो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, और जबकि इक्वेटर की तरफ आने पर, ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। और इक्वेटर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, यानी आप बोल सकते हैं वही अप्रॉक्स 69 माइल, यानी 111 किलोमीटर। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर दी गई होती है, लेकिन उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो उनकी दूरी, उनके बीच की दूरी घटती है। अक्षांश रेखाओं में कहीं पर भी किसी भी जगह दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 110 से 111 किलोमीटर होती है, वो कहीं पर भी हो, क्या कोई भी दो अक्षांश रेखा हो। लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं होता, केवल भूमध्य रेखा पर ही इनकी दूरी निश्चित होती है, उसके बाद आगे ध्रुवों की तरफ पड़ने पर ये एक दूसरे के समीप आती है। इसके अलावा इन देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम टाइम जोन निर्धारण के लिए करते हैं। टाइम जोन का अगले वीडियो में हम एक अलग से चैप्टर बनाएंगे या अलग से वीडियो डालेंगे। तो टाइम जोन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। जैसे पहले स्पेसिफिक जो रेखा है, यानी आप कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसका एक अलग नाम होता है जो कि हम कई बार बता चुके हैं, इक्वेटर। उसके बाद या भूमध्य रेखा बोलते हैं या फिर इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा मतलब विषु मतलब कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो, क्योंकि यह भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा साल भर चमकता है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी हमेशा प्राप्त होती रहती है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है भूमध्य रेखा पर, इसलिए इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और उसके अलावा एक और रेखा होती है 23 सही या 23.5 डिग्री आप बोल सकते हैं, 23 सही 1/2 डिग्री, जो कि उत्तरी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आपको पता है, हम पहले बता चुके हैं कि इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक 90 डिग्री, और यहाँ से नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 90 डिग्री, 90 अक्षांश रेखाएं इधर तथा 90 अक्षांश रेखाएं इधर होती हैं। यानी जो भी आप बोलेंगे 1 डिग्री अक्षांश रेखा, तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी भी होगी और 1 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी भी होगी। वैसे ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी आप बोल सकते हैं इसको कर्क रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री सेम टू सेम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भी होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल। उसी तरीके से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल। तो ये कुछ स्पेसिफिक नाम है, इक्वेटर, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा, मकर रेखा, और उसके बाद आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, इसके नाम क्यों पड़े हैं और इसकी क्या उपयोगिता है।
इसके अलावा एक और अक्षांश रेखा के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, अश्वरेखा या अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश कौन सा है या कितने डिग्री पर माना जाता है? तो अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं 30 से 35 डिग्री दक्षिणी दोनों जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, मुख्यतः अगर कभी 30 से 35 समूह में न दिया हो तो 30 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी एवं 30 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी जो रेखाएं होती हैं, इसको हम लोग अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश यानी वही वाला अश्व जो घोड़ा, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है, आप लोग सुने होंगे, तो उसके बारे में हम अलग से कभी बात करेंगे, क्योंकि प्राचीन समय में जब व्यापारी आते थे तो यहाँ पर नाव वगैरह डूबने लगती थी, तो ज़्यादा भार होने के कारण यहाँ पर घोड़े वो उठाकर समुद्र में फेंक दिया करते थे, इसलिए इस अक्षांश का नाम अश्व अक्षांश पड़ा है। इसके बारे में आगे और भी डिटेल में बात होगी, लेकिन फिलहाल इतना जानते रहिए कि कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं और कौन कौन सी देशांतर रेखाएं हैं और उनका क्या कार्य है, ये आगे हम वीडियो में आगे क्लास में पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको इसके आगे टाइम जोन वगैरह को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।